देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ लाइन रिदा सैफी के ईद के तीसरे रोज़ आप सब देखने वालों को ईद सईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और कल और परसों आपने देखा कि हमने ईद का पहला और दूसरा दिन अपने खूबसूरत मेहमानों के साथ गुजारा, और आज ईद के तीसरे रोज़ भी 8 बजे हमने ईद वाले दिन मधु कर लिया है जी बहुत सारे मेहमानों को। और ऐसे खूबसूरत खूबसूरत मेहमान जिनको आप वैसे तो बहुत ही तेज़ तरीके से देखते हैं, गुफ्तगू करते, क्योंकि सियासत से उनका ताल्लुक़ सारों का। आज जितने भी लोग हैं, कल और परसों तो मिक्स थे, ज़रा शोबिस के लोग भी थे और सब आपने देखा, लेकिन आज प्योरली टिपिकली पर्टिकुलरली सियासत से ताल्लुक़ रखने वाले सारे मेहमान हमारे साथ हमारे शो का हिस्सा बने हैं। और ख़ास तौर पे आपके लिए आज मेरे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं एक ऐसी सियासी जमात जो इस वक्त सफ़र कर रही है, क्योंकि वो सियासी जमात हमेशा से पाकिस्तान में जो भी अपोजिशन में होती है वो सफ़र ही करती है, और वो भी सफ़र कर रहे हैं। और सफ़रिंग के बाद ही इंसान को अपनी मंजिल मिलती है और रिलीफ मिलता है, उसको अपनी पहचान मिलती है और उसको कुछ अच्छी नवीद मिलती है। तो हालिया दिनों में मुस्तकबिल करीब में सुन रहे हैं कि कुछ अच्छी नवीद मिलेगी, ये भी कितना सच है कितना नहीं, आज उन सबसे बात करेंगे। तो मेरे साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी ज़बरदस्त टीम यहाँ पे मौजूद है जी, और तमाम वो सियासतदान जो आपको कहीं सूबाई असम्बली में, कहीं कौमी असम्बली में, और कहीं फ्लोर ऑफ द हाउस, तो कहीं मीडिया में, कहीं किसी टॉक शो में बड़े हार्श अंदाज में नज़र आते हैं, लेकिन वो अपनी ईद कैसे गुजारे और इस साल की ईद गुजारने में और लास्ट ईद गुजारने में क्या डिफरेंस उनको लगा है, तो ये भी मैं उनसे जानूंगी, उनके एक्सपीरियंसेस चाहूँगी कि वो शेयर करें। और मेरे साथ बहुत खूबसूरत मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले मेरे जो सीधे हाथ पर बैठी हैं वो बैठी हैं सरीना ख़ान है, पीटीआई से उनका ताल्लुक़ है, रिज़र्व सीट पर एमएनए थी, प्रेसिडेंट वुमेन विंग सिंध की हैं इस वक्त पीटीआई से। और चूँकि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की लड़ाई अभी तक जारी है, जिसके तसलसल में, और हमने कोर्ट्स में भी देखा और फ्लोर पे भी देखा कि सीट्स नहीं मिली रिज़र्व, तो उस वजह से बेचारी सफ़र कर रही हैं। अदरवाइज़ अगर सीट्स मिल जाती और ये सारा मामला हल हो जाता तो वो यकीनन आज एमएनए होती रिज़र्व सीट पे। तो उनको खुशामदीद कहूँगी और ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम सरीना, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच रिदा, अल्लाह का शुक्र ठीक था। कैसी गुजरी है ईद? अच्छा जी, ईद माशाल्लाह इस दफ़ा हमने सादगी का शार रखा है ओवरऑल, क्योंकि हमारे पार्टी के जो हैं बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो क़ैद में हैं। सबसे बढ़कर हमारा लीडर इमरान खान वो क़ैद में है, पाबंद सलासल हैं, उनकी ज़ौजा मोहतरमा क़ैद में। तो हमने अपना जो तमाम दायरा कार है वो इस वक्त दुआओं में और उनके नाम पर अच्छे काम करने में, अपने अपने हलकों में, अपने अपने इलाकों में जिस पर हम मामूर हैं उस पर, और साथ साथ जो हमारे वर्कर्स तकलीफ़ का शिकार है उनको जाके मिलने में या उनकी रिहाई के लिए कोशिशें करने में, ताकि वो अपने घर ईद मना पाएँ। बड़ी हद तक कराची सिंध में हमें कामयाबी भी हुई है माशाल्लाह, हमारे बहुत सारे वर्कर्स आ गए, अपने फैमिलीज़ के साथ ईद मनाएंगे, तो ये हमारे लिए बहुत एक राहत का पहलू है। मगर खान साहब का जो इस वक्त पाबंद सलासल होना है वो हमारे लिए बहुत तकलीफ़ का बाइस है। बिलाशुबा वो पूरे कौम के लिए तकलीफ़ का बाइस है। और मेरे उल्टे हाथ पे एक ऐसी शख्सियत जिनको आप बहुत शोर शराबे के साथ फ्लोर ऑफ द हाउस सुनते थे पहले जब हुकूमत में, और वो जब भी बोलते थे हमेशा जो है वो कोई नई एक बात करते थे, कौमी असम्बली में बहुत शोर बपा रखते थे, और उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जिससे फ्लोर ऑफ द हाउस उनका नाम एक पैदा हुआ। और फिर साथ ही सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि वो लोग जो कि बड़ी स्ट्रगल के बाद अपनी मिडिल क्लास से निकल के फ्लोर पे गए, कौमी असम्बली में गए या सूबाई असम्बली में गए, ये उनके लिए बड़े एजाज़ की बात थी। तो उनमें से एक नाम, एक चेहरा, और आप उनको देखते हैं मुख्तलिफ टीवी टॉक शोज़ में, उनको भी फ़हीम खान है, एक्स एमएनए हैं, कराची के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं पीटीआई से, उनको भी खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम, ईद मुबारक जी। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे हैं? और ठीक जी। कैसी चल रही है ईद? ईद तो असल में एक खुशी का त्यौहार होता है, लोग मनाते हैं। तो सच अगर आपको मैं बताऊं कि हमारी ईद तो तब होगी जब हमारा लीडर हमारे दरमियान होगा, जब हमारा लीडर रिहा होगा, जिसको गैर कानूनी तरीके से पाबंद सलासल रखा गया है। तो जिस दिन इंशाल्लाह
वो आएंगे, हमारे चांद भी वो हैं, हमारी ईद भी उनसे मुंसलिक है। तो उसके बावजूद तमाम पाकिस्तान जो देखने वाले हैं उनको हमारी तरफ से ईद मुबारक। और बाकी बुशरा बीवी हमारी अंदर है, हमारे वर्कर्स हमारे अंदर है, जिस तरह सरीना ने बताया, तो सबको ईद मुबारक। और इंशाअल्लाह अनकरीब हमारी एक और ईद भी होने जा रही है जब हमारे लीडर बाहर होंगे। इंशाअल्लाह ऑफ कोर्स आप लोगों की तो वही ईद है। साथ ही अगैन मेरे साथ सीधे हाथ पे बैठे हैं आगा अरसलान खान है, वाइस प्रेसिडेंट हैं कराची के, और PS 101 से उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था, उनकी तरफ भी जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आगा साहब, कैसे ईद मुबारक। थैंक यू, आपको भी ईद मुबारक। तो आपकी ईद कैसी गुजर रही है आगा साहब? ईद तो जैसे आप PTI आगा साहब माइक से जी। ईद तो जैसे आपको पता है PTI वालों से आप जिससे भी पूछेंगे, ना सिर्फ PTI वाले बल्कि मैं समझता हूँ 80% आवाम पाकिस्तान की जो है वो ईद तो मनाई है मगर वो खुशी और वो चीज़ है नहीं। सबसे पहले तो जैसे आपको वैसे ही हर आदमी के मुंह पे यही है कि खान साहब को जिस तरीके से रखा गया है उन्हें आज़ाद किया जाए। दूसरा जो हमारी आवाम है वो भी इस वक्त काफ़ी मुश्किलात में घिरी हुई है, महंगाई में, अनएम्प्लॉयमेंट में, दूसरी जो सोशल इश्यूज़ हैं उसमें। तो ईद तो सबके लिए अच्छी होती है। हम यही उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह कि आगे के दिन अच्छे आएँ और हर एक के लिए ये ईद जो है ये पुरमसरत हो। और हमारी तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी सारे पाकिस्तान को, दोस्तों को, आवाम को ईद मुबारक। खैर मुबारक। और मेरे साथ एक और ख़ूबसूरत चेहरा है यहाँ पे बैठे हैं जी, और आप उनको बहुत गरजते चमकते हुए देखते थे। अच्छा, गरजते चमकते तो देखते थे आप उन्हें, लेकिन साथ ही मफामत के लिए या जो यहाँ से कमेटियाँ बनती थी जी इस हुकूमत के साथ जो है वो नेगोशिएशंस के लिए उसमें आगे आगे बढ़ा रहते हैं। इंफॉर्मेशन का भी चार्ज उनको मिला पार्टी में यहाँ, और हम सब के साथ बड़े उनका ताल्लुक़ रहा शुरू से। जैसे थे जब PTI बनी और यहाँ सूबाई लेवल पे, तो हमारा डे टू डे उनसे रब्ता रहता था कि जी आज क्या करने जा रहे हैं, आज कैसे करने जा रहे हैं। तो मेरे साथ एक फॉर्मर MP हैं जी, सिंध के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं सिंध असम्बली से, जमाल सिद्दीकी साहब, उनको भी खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक जी। वालेकुम सलाम रिदा, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। कैसी गुजरी ईद? रिदा सच माने तो पिछली 2 ईदों तो ऐसे ही गुजरी जैसे ना ही गुजरी हो, क्योंकि हम तो बड़े जज्बाती लोग हैं और जब किसी से आप प्यार करते हैं, किसी को दिल में जब बसा लेते हैं आप, तो फिर उस दिल में बसने वाले के बगैर ईद कैसी होती है तो वो तो फिर हर इंसान महसूस कर सकता है। तो इस मुल्क की 22 करोड़ आवाम भी और उसमें हम भी शामिल हैं। ज़ाहिर अल्लाह ताला का एक त्यौहार है, खुशियों भरा त्यौहार है, लेकिन बड़ा ये खुशियों का त्यौहार बड़ा फीका फीका सा गुजरा है पिछले 2 सालों से, कि हर इंसान आज़ादी से अपनी खुशियाँ मना रहा है, लेकिन एक शख्स जेल में कैद होके अपनी खुशियाँ मनाता है, वो भी लेकिन अपने पैरों पे साबित कदम है और अपनी उसूलों पे वो उस जेल में है। क्योंकि हमारे मुल्क में लोग खुशियाँ मनाने के लिए कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, डील्स कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो डील करते हैं वो डीलर होते हैं, वो लीडर नहीं होते। लीडर अपने मौक़िफ़ पर खड़ा रहता है, चाहे उसकी सज़ा कुछ भी हो, तो वो कंप्रोमाइज़ नहीं करता। वो इस 23 करोड़ आवाम के लिए जेल में दूसरी ईद गुजार रहा है, इवन बकरीद को भी शामिल कर लें तो चौथी ईद गुजार रहा है जेल में। तो वो शख्स इस पाकिस्तानी अवाम के लिए, और मैं आज अपनी तरफ से, हमारे इन सारे साथियों की तरफ से और 22 करोड़ आवाम की तरफ से हम अपने हरदिल अजीज़ कप्तान को जेल में ईद मुबारक कहते हैं, कि उनको भी हम सब की तरफ से जी ईद की बहुत मुबारक हो। और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिन, आने वाले महीने वो हमारे दरमियान होंगे। और मैं आज वसूख से आपके शो पे कहता हूँ, बेशक आप रिकॉर्ड कर लें कि अगली ईद पर इमरान खान इंशाल्लाह ताला हमारे साथ होंगे। चलें, ये तो बड़ी अच्छी खबर आपने सुनाई। सरीना की तरफ वापस जाऊंगी। तो सरीना, ख़वातीन के लिए तो बड़ा मुश्किल होता है, जाहिर सी बात है, प्रोफेशनल जो वर्किंग वुमेन होती हैं, क्योंकि उन्हें बाहर तो करने का होता है, घर का भी काम जाता है। हमारे यहाँ टिपिकल एक मामला है कि वो ख़वातीन के ही हाथ में होता है कि घर में भी देखो तो खाना पकाती हैं, और खाना पकाने का भी शौक़ है, इसके अलावा सियासत के अलावा और किस चीज़ का शौक़ है, या सिर्फ खाना खाने का शौक़ है? नहीं, बिल्कुल मेरे घर आए मैं तो इनकी गवाही दे दूँ कि इन्हें खाना खाने का ज़्यादा शौक है। अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले खुद बताया। बात यह है कि मैं मेरे घर आके देखें आप तो यकीन जाने, पूरा एक रूम ऐसा है कि जहाँ पे देगें, बड़े साइज़ वाले चूल्हे,
कफगीर बड़े बड़े वो रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जब ज़ाहिर है मेल जोल ज़्यादा होता है, एक तो प्रोफेशन भी ऐसा है, फिर ख़ानदान भी है माशाल्लाह, तो ओपन हाउस सिस्टम है मेरे यहाँ, देगें पकती हैं, मामला चल रहे होते हैं, और कोई फ़ोन मेरे यहाँ मना है कि फ़ोन करके मत आओ, वैसे आओ। यानी एक कहीं हमारे जो बुज़ुर्गों की रिवायतें हैं वो कायम रखी हुई हैं। तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह खाना पकाने का भी शौक़ है, खिलाने का भी शौक़ है और खाने का भी शौक़ है। सही। तो अरसलान आपकी तरफ आऊँगी, तो अरसलान आप की ईद कैसे, सॉरी आगा अरसलान साहब, आपकी ईद कैसी गुजरी? और साथ ये भी बताइएगा कि आपको भी बस खाना खाने का शौक़ है या पकाते भी हैं कुछ? नहीं जी, पकाने का कोई ख़ास शौक़ तो नहीं है। कभी पकाया है वैसे आज तक? हाँ, पकाया है जी। अपने टाइम में जब बाहर पढ़ते थे तो खाना आता है पकाना, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। इतना आता है कि हम गुजारा कर सकते हैं। चावल पकाना, सालन पकाना, वो चीज़ें बिल्कुल वो इस लेवल तक है कि हम उसको सरवाइव कर जाएं। खाने का भी एज सच कोई इतना क्रेज़ नहीं है। हाँ। मगर अगर खाऊंगा तो अच्छी कोई ज़ौक़ वाली चीज़ होगी। हमारे जो बावर्ची हैं वो हम कोशिश करते हैं कि जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, कहीं रेस्टोरेंट में कहीं गए, कोई चीज़ अच्छी लगी तो वहाँ से ले आता हूँ, फिर मैं उसको बैठ के समझाता हूँ कि यार ये चीज़ है, ये तुम इसको ट्रेन करो, उसको बनाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह कुक अच्छे हैं, वो अच्छा बना लेते हैं। हाँ, मेहमान नवाजी का थोड़ा बहुत शौक़ है। आई लाइक के लोग आएँ मेरे पास, बैठें, गपशप लगाएं, उनको एंटरटेन करूं और उनको अच्छी से अच्छी चीज़ें खिलाऊं। ख़ास तौर पे हम इनटू हंटिंग, जो शिकार वगैरह का शौक़ होता है, तो काफ़ी दोस्त इस सिलसिले में आते हैं कि भाई आज कोई अच्छी चीज़ कोई वैसे आगा साहब मैं बताऊं, खुल के नहीं बता रहे हैं आपको ताकि फंस ना जाए ना, ये नहीं मेहमान उठना मिल जाए। ये शिकार में भी जाते हैं, वहाँ से तीतर भी लेके आते हैं, बटेरी भी लेके आते हैं, और मुर्गाबी भी हमने बहुत खाई है, और ये खुद बड़े खुश खुराक है। खरगोश पहली दफ़ा मैंने आगा साहब के घर पे देखा, बत्तक और खरगोश। ये बड़ी कसरत नफसी से काम ले रहे हैं इस वक्त। ये शौकीन बहुत है लोगों को। अगर आप बताएं ना आप शिकार करते हैं तो ज़रा थोड़ी दूसरी नज़र से देखेंगे, जालिम आदमी होगा। लेकिन ये हमारे सिंध का ट्रेडिशन है, कल्चर है, यहाँ बहुत ज़्यादा शिकार होता है, एंड आई थिंक इंटीरियर में तो बहुत ही इट्स वेरी कॉमन। हाँ जी, हाँ, इंटीरियर में भी है, दूसरी जगहों पे भी है, बाहर से लोग आते हैं। हमारा सीज़न स्टार्ट होता है सर्दियों से, आप समझें जी, अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट होता है और जनवरी फरवरी तक चलता है। अब मैं इसमें एक और बात इनकी काट दो, यकीन करें आप इनसे सर्दियों से लेकर आप गर्मियों तक का पूरा शेड्यूल ले लें, सियासत से ज़्यादा शेड्यूल उनको शिकार का मिलेगा इनका। नहीं, ये इस साल हुआ है जो थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गए थे, वो अच्छा है। वो थोड़ा सा आदमी मेंटली भी रिलैक्स हो जाता है। फिर यू गो इन द नेचर, आप नेचर में जाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। फ़ोन आपका बंद होता है जी, आप वहीं पे ही शिकार करते हैं, फिर वहीं पे ही उसको बनाते हैं, फिर बैठते हैं। मौसम बड़ा अच्छा होता है तो यू एंजॉय योरसेल्फ है। बेसिकली आदमी को अनवाइंड करने का कोई ना कोई तरीका तो चाहिए, और नेचर तो आपको वैसे भी आपको बहुत रिलैक्स करती है। और आप यकीन करें यू वुड गो एंड सी, इतनी खूबसूरत जगहें हैं पाकिस्तान में शिकार के लिए। जब आप जाते हैं वाइल्ड एरियाज़ में, विल्डरनेस में, पहाड़ों में, इतनी खूबसूरती है वहाँ पे कि आप बोलेंगे यार ये तो किसी भी दुनिया के खूबसूरत मुल्क के बराबर है। वहाँ पे आप अगर किसी को अगर फोटोग्राफी का भी शौक़ हो तो वो भी वहाँ पे जाके चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकता है। ना सिर्फ सिंध में, इवन इन बलूचिस्तान अच्छी जगहें हैं। आप फ्रंटियर और वो तो वैसे ही KP के हमारे जो हैं वो तो माशाल्लाह वैसे ही इन चीज़ों की वजह से पहचाने जाते हैं। लेकिन सिंध में भी आपका ये खीरथर के माउंटेन रेंजेस में चले जाएं, बहुत बहुत खूबसूरती है, बहुत नेचुरल खूबसूरती है जी। आगा साहब कभी मारखोर का शिकार किया है? मारखोर के लिए भैया पैसे बहुत चाहिए। 1,25,000 डॉलर की उसकी फ़ीस है। वो जब इतने कभी आ जाएंगे तो इंशाल्लाह करेंगे। शौक तो है। अच्छा, मगर वैसे जेब इजाज़त नहीं देती। खाने पीने की बात हो रही है, मुझे तो फ़हीम वैसे आपको देख के तो माशाल्लाह लगता है कि आप तो बहुत शौक से खाते पीने के शौकीन है, फूड लवर है यानी कि, राइट? बहुत ज़्यादा। आई एम वेरी फूडी, मुझे फूड बहुत पसंद है, मतलब अच्छा खाने का बहुत शौक है मुझे। तो आप
आपको क्या खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, और खाने के ज़्यादा शौकीन है या पका भी लेते हैं कुछ? देखिए जी, खाने का शौकीन कितना हूँ मैं, बहुत से इलाकों में या बहुत सी जगह सिर्फ इसलिए गया हूँ कि वहाँ का या तो कबाब मशहूर है, या तो वहाँ की कढ़ाई मशहूर है, या तो वहाँ का रोस्ट मशहूर है। तो खाने के लिए बड़ा मैंने ट्रैवल किया है, मतलब यहाँ तक कि ऐसा टाइम भी आया कि कराची से अगर हमने दोपहर की फ़्लाइट पकड़ी है और पेशावर गए, कढ़ाई खाई है, रात को वापस आए। तो खाने को तो बहुत ज़्यादा शौकीन, और पकाने की जहाँ तक बात है, जिस तरह आगा साहब कह रहे हैं, पकाना खैर इतना आता नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि वो भी मेरे ख्याल से वो महारत या वो अवार्ड भी मुझे मिलेगा, जो केटल होती है चाय की, उसमें मैंने चावल बॉयल किए थे चाइना में। रात का टाइम था, तो हम जब पहुँचे, अपने एक छोटी सी काउंटी थी, हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ तो सब बंद हो चुका था। अगर कुछ खुला था तो वो ऐसी चीज़ें मिल रही थी जो हम खा नहीं सकते थे। चाइना में तो बहुत प्रॉब्लम होता है, जितनी दफ़ा मैं जाती हूँ बहुत मसला है। अच्छा, काउंटी भी छोटी सी थी ना, या तो कोई। अच्छा, अब तो खैर, लेकिन उनका ये कि 2 सेक्शन खुल गए हर जगह पे, कि एक मुस्लिम फूड, लेकिन वो मुस्लिम फूड भी हम लोगों को तो इतनी ही कारी होती, खाया नहीं जा रहा होता। आपको पता है वो एक्चुअली मैं थोड़ा सा उस पर बहुत एहतियात करता हूँ, वरना नॉर्मली वो बर्गर फिश बर्गर मिलता है, बट जब उनसे पूछो कुकिंग ऑयल उनका सेम ही तकरीबन यूज़ कर रहे होते। इसलिए तो मैं अपना ही चाइना जब जाता हूँ साथ ही लेके जाता हूँ। तो मैं चाइना जाती हूँ, मैं सिर्फ सलाद पर होती हूँ वहाँ बस। का चाइनीज़ और हमारा यहाँ के चाइनीज़ में भी बहुत फ़र्क है। हाँ, तो मैं तो जाती हूँ तो मैं सिर्फ हमारा वाला सैलेड पर होती बहुत हूँ, डिलिशियस है, एग सैलेड उनका में। चाइनीज़ जो है वो बिल्कुल ही फीका है और स्मेल होती है। और पाकिस्तानी अपना फ्लेवर डाल देते हैं ना हर उसमें, हर कुजीन में हम अपना टच ज़रूर डालते हैं। एक उनकी योगर्ट होती है, वो फुल ऑफ जो है ना मतलब प्रोटीन होती है। तो एक तो मैं सिर्फ योगर्ट, और एक जो फ्रूट की जो कोई भी आपकी डिश हो गई, यानी कि वेजिटेबल की जो आपकी, तो वो आपने ले ली तो बस ठीक है। अदरवाइज़ तो वहाँ कुछ भी नहीं खा सकते। फ्रूट आप ले लें और एक योगर्ट ले लें बस, और कुछ इन 2 चीज़ों पे आप चाइना में चल रहे होते हैं खाली, जितने दिन भी आप जाएंगे। लोग तभी तो चाइना में सबसे ज़्यादा फिट हैं। आप उनको देखें, वो साइकिल चलाते हैं और ये खाना खाते हैं, और वो सबसे ज़्यादा फिट हैं। सब उनकी एजेस, और किसी भी शख्स ने चाइना में कढ़ाई नहीं खाई होगी, और उनकी स्किन ये मैं गारंटी करता हूँ। जिस तरह हम नहीं, शौक से जो खाते है हैं। वो सबसे ज्यादा- बुंदू कबाब नहीं, कौन सा उनका खुला है अपना बुंदू कबाब वालों का, एक इसका जो खुला है वहाँ पे, एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। पाकिस्तानी नहीं, इधर हम बीजिंग और इसमें शंघाई में है ना, वो अपना पठान ही है जिसने खोला है। वो कौन सा उसका बड़ा मशहूर है, मेरे जहन से भी निकल रहा है, वो उसने पठान ने खोला हुआ है। उस पर हम जाते हैं हर जगह पे, वहाँ शंघाई भी और बीजिंग में भी। वो यहाँ अपना केपी से गया हुआ है, उसने खोला हुआ है, और वही सिर्फ एक है जहाँ जाके खाना खा सकते हैं, वरना और कहीं मुस्लिम रेस्टोरेंट बस और। से हमारे इम्पोर्टर्स वगैरह जाते हैं तो वहाँ एक बाबा है क्या, हाँ, खान बाबा जो लाहौर में, ओके, खान बाबा। वो वहाँ पे, वो पेशावर के वहाँ पे है। सोचे खान बाबा कितना ज़हीन आदमी है, वो चाइनीज को कढ़ाई खिलाने गया। वहाँ सारे पाकिस्तानी सारे सही हैं। देसी और बिल्कुल उसके अपने ऑयल में और सब में बने हुए खालिस, तो वो दैट्स वेरी गुड। तो जमाल, आपको अब तो आपकी तो बेगम भी सारा वो सब कुछ जब से है, तो आप भी बनाते हैं कुछ, या बेगम से ही पकवाते हैं और खाते हैं? अब तो क्या मतलब मंगत, इस बात को भी 20 साल हो गए। हाँ, वही अब तो कोई नई बात नहीं है। तो फिर नहीं करती कुकिंग, वो खुद ही शौक से करती है, और किसी को इन्वॉल्व भी नहीं होने देती। वो कभी कभी फड्डा हो जाता है, जैसे वो उनका आपकी शादी अपना। को 20 साल हो गए थे, मैं मिली थी जब आपकी वाइफ से, मुझे लगा कि आपकी नई शादी हुई है शायद। हाँ, तो बस ऐसे ही हम भी अभी फहीम ने भी बाहर मेरे बेटे से मिला था, तो ये भी बड़ा सरप्राइज हो रहा था। तो वो अलग बात है कि एग्जैक्टली, बिकॉज़ शी लुक्स वेरी यंग। मैं जब उस दिन मिली थी तो शी लुक्स वेरी यंग। हाँ, तो वो ऐसी ही है, लेकिन हम लोगों दोनों ने फिट रखा हुआ है अपने आप को। अच्छा। बट बेटा मेरा माशाल्लाह 18 साल का है बेटा, और 2 मेरी बेटियां हैं ट्विंस, वो 12 साल की है। ओ माशाल्लाह। तो खाने पीने का शौक ज़रूर है। हाँ। लेकिन कोई इतना कम खाता हूँ, लेकिन अच्छा खाता हूँ, ढूंढता हूँ। कोई मर्जी की चीज़ मिल जाए तो फिर बार बार वहाँ ट्रैवल करके जाता हूँ। खाने का शौक तो है। आप पकाते भी हैं? नहीं, पकाने का नहीं शौक, बस चाय, क्योंकि मैं चाय लवर हूँ, तो मैं चाय बड़ी अच्छी बना लेता हूँ खुद भी, और बहुत ज़्यादा बना लिया था। मुझे ऑमलेट आता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता मुझे। नहीं, जमाल की स्पेशलिटी है जी, यहाँ कराची की हर अच्छी जगह खाने की इनको पता होगी। किसी गली में पीछे कहीं होगी कि चलो आगा आज उधर चल के खाना खाते हैं। मैं हालांकि मुझे इतना बाहर खाने का शौक़ नहीं है, लेकिन इनकी जो नॉलेज है खाने की अच्छी चीज़ों की, आप इनसे अच्छा पूछ लीजिए निहारी कहाँ से सबसे अच्छी मिलेगी,
आपको ये बता देंगे बिरयानी सबसे अच्छी कहाँ मिलेगी, सारी चीज़ें इनको। ऐसा ही है। और इवन मैं ये जो आप इनको कह रहे हैं ना, ये मेरे फ्रेंड सर्कल में सब मुझे कहते हैं कि रिदा को पता होता है कि कहाँ से अच्छा खाना खाना है। जितने दोस्त बाहर से आते हैं ना शहर के, तो वो ये कहते हैं कि भाई रिदा को पूछो कि कहाँ जाना है और किधर का खाना अच्छा है। हम लोग मटन ब्राउन एक आइटम है जो बड़ा ज़बरदस्त बनता है कराची और हैदराबाद में। हाँ। अब हमारा एक दोस्त है पार्टी के, मटन ब्राउन ड्राई होता है अच्छा, वो ड्राई वाला। तो वो हमने ख्वाहिश की कि इस्लामाबाद में खाना है। हाँ। तो अब वो दोस्त हमारे पार्टी के थे, हमारे पुराने साबिक, अब हमारे साथ नहीं है। तो हम ठहरे हुए थे पीसी में। मैंने कहा उसको पीसी के कुक को बोलते बना के दे मटन ब्राउन। तो मैंने उसको कोई 12 मिनट समझाया, 10-12 मिनट कि भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। उसको समझ में नहीं आया। वो फिर कमरे में आ गया, आप क्या बनवाना चाह रहे हैं। हाँ। तो उसको फिर मैंने कमरे में समझाया कि देखो, अच्छा ब्राउन में खुद भी बना लेता हूँ कभी कभी। जैसे दोस्त हम लोग कुकिंग करते हैं, बनता तो वैसा नहीं है लेकिन अपने हाथ का बना होता खा लेते हैं। उसको फिर 10 मिनट मैंने समझाया कि देखो इसमें ये शोरबा नहीं होता, इसमें ये ड्राई होता है सारा। लेकिन 1.5 घंटे इंतजार के बाद जब वो लाया तो वो लिक्विड के साथ और शोरबे के साथ बना के लेकर आया। तो ये बड़ा लतीफ़ा है। हमारे दोस्त सबको सुनाते हैं कि यार इसको इतना शौक था खाने का, लेकिन वो तजर्बा कामयाब नहीं हो सका। लेकिन चलें, गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ जारी है। हमारे साथ यहाँ पे अब खट्टी मीठी बातें हो रही हैं, तो साथ ही कुछ थोड़ा सा फ्लेवर डालते हैं सिंगिंग का भी। नदीम वसानी हमारे सिंगर और रिजवान अहमद कीबोर्ड हमारे साथ मौजूद है। तो नदीम की तरफ जाऊँगी। नदीम, क्या सुना रहे हैं आप आज? खान साहब का एक बड़ा खूबसूरत सी कवाली है और आजकल बड़ी चल रही है, तो आप लोग की नज़र जी इसी से ब्रेक पे चले जाएंगे। बिल्कुल सही बात। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। थोड़ा सा तालियां साथ होंगी, आज ईद का समय। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो है हुस्न वालों। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो है हुस्न वालों। काली काली जुल्फों के न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। दगाबाज हो तुम सितम डाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले। ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक। हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो है हुस्न वालों। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो है हुस्न वालों। वेलकम बैक नाजरीन, और न्यूज़ लाइन विद रिदा सैफ़ी के ईद के तीसरे रोज़ में ईद सईद की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। एक मरतबा फिर पूरी दुनिया में जहाँ भी आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबको हमारा सलाम और ईद की खुशियों में। नाजरीन, ये जो पूरे एक महीने के बाद हमने रमज़ान ट्रांसमिशन भी की और पूरे महीने यही पैगाम दिया कि ना सिर्फ ईद की खुशियों में आपने अपने आप को देखना है या अपने रिश्तेदारों को देखना है, अपनी फैमिली को देखना है, बल्कि ईद का असल मज़ा और ईद की असल पहचान यही है कि इसमें आप दूसरों को भी शामिल करें। ख़ास तौर पे उन लोगों को ना भूलें जो ईद की खुशियों से महरूम हैं। वो कौन लोग हैं? जो पूरे महीने हमने बात की, इस वक्त गज़ा में, फ़लस्तीन में, मकबूज़ा कश्मीर में, चेचनिया में और इसके यमन में, इसके अलावा सीरिया में, इस तरह से जहाँ जहाँ
आज़ादी की नेमत छीन ली गई है काफिरों की तरफ से, दहशत गर्दों की तरफ से, जुल्म व बर्बरियत का पहाड़ ढाया हुआ है हमारे मुसलमान बहन भाइयों पर, हमें उनका भी सोचना है। अगर हम अमली तौर पे जाके उसको रोक नहीं सकते तो हमें यहाँ बैठ के, जहाँ भी हम बैठे हुए हैं अपने अपनी जगह, अपने अपने घर में, वहाँ बैठ के उनके लिए दुआएं करें, उनके लिए, उनकी बेहतरी के लिए, और अल्लाह ताला से यही दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको उन दहशत गर्दों के, उन काफिरों के, इन ज़ालिमों के शर से बचाए और उनके ऊपर अपना रहम और करम नाजिल फरमाए। इसी दुखी दिल के साथ 2 साल से हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल जो जुल्म व बर्बरियत का बाज़ार गर्म हुआ है पिछले साल से, उससे पहले भी हमेशा हमने देखा हर दौर में हुआ है फ़लस्तीन में, लेकिन इस 2 सालों में जिस तरह से बढ़ा है वो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है जो कि कभी पूरा नहीं होगा। और वो हमने उसकी सारी फुटेजेस वीडियोस देखी, हम में से बहुत सारे सहाफ़ी वहाँ जाके देख कर आए हैं विद द नेकेड आई इन द फील्ड, इन द ग्राउंड। और सीरिया तो मैं ख़ुद जा चुकी हूँ 2 दफ़ा, तो मैं देख कर आई हूँ कि जहाँ जंग होती है वहाँ फिर कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं बचता। तो आप बहुत ब्लेस्ड हैं, अपने आप को ब्लेस्ड और प्रिविलेज समझें, अपने आप को बहुत कीमती समझें और ये सोचें कि अल्लाह ने अगर आपको उस माहौल में नहीं रखा, यहाँ रखा है, तो फिर आपके ऊपर क्या भारी जिम्मेदारी है। जब हम 1450 साल पहले की बात करते हैं ना, जब हम कहते हैं कि जी करबला में मजालिम ढाए जा रहे थे, तो कूफा के लोग क्या कर रहे थे? तो ये याद रखिएगा कि गज़ा में, फ़लस्तीन में, मकबूज़ा कश्मीर में, शाम में, यमन में मजालिम ढाए जा रहे हैं, तो तारीख़ दान तारीख़ लिख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। हमारी आने वाली जनरेशन्स पूछेंगी कि उस वक्त के मुसलमान क्या कर रहे थे अपने अपने मुल्क में। ये बहुत बड़ा सवाल है जो हमसे रोज़ रोज़ महशर होगा, जो हमसे पूछा जाएगा। कमिंग बैक टू आवर गेस्ट, उनको भी मैं शामिल करूँगी। तो इस बार चूँकि अब बानी पीटीआई अंदर है, तो फिर आप लोगों ने ईद की सलामी किससे ली, ईद के ऊपर ईदी भी एक होती है, किससे ली, और ईद किससे मिले और किस तरह से सारा सिनेरियो रहा? देखिए, हमारा ऑब्वियसली हमारे, आपने बताया कि हमारे लीडर जो हैं ज़ाहिर है पाबंद सलासल है, हाँ। नाहक हैं, हाँ। और कौम के आवाज़ बुलंद करने के और उसके हक़ में सोचने के लिए और अमल करने के लिए की पादाश में वो अंदर है। तो हमने इस दफ़ा ईद जो है वो अपने उन साथियों के साथ जाकर विज़िट करके मनाई जो हमारे लीडर की तरह ही क़ैद में है, या तो उनके घरों पर गए, और या ये कि उनकी रिहाई हुई है बड़ी मुश्किल से, तो उनकी तरफ गए, हम मिले। साथ साथ हमने एक पूरे रमज़ान में हमने ये सिलसिला शुरू किया कि हमारे लीडर की तरफ से हमने रमज़ान दस्तरख़्वान का जो है इजरा किया पूरे मुल्क में, बिलख़ुसूस सूबे सिंध में बहुत बड़े पैमाने पर हुई ये चीज़। और हमारी यही कोशिश है कि जो उन्होंने एक नस्बुलैन अपनाया हुआ है हमारे लीडर ने, हम उसको हद्दुल इम्कान तौर पर उसको पूरा कर पाएँ। तो हम बहुत आवाम के अंदर ही हमारा सारा वक्त गुज़रा है ये इस ईद का, और हमने जो उनकी जो तकलीफ़ात है ना वो हम एब्ज़ॉर्ब कर रहे होते हैं। तो इस वक्त आवाम का बहुत बुरा हाल है। मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से बात करना चाहती हूँ कि महंगाई ने फाका क्या ख़ुदकुशियों पे मजबूर किया हुआ है, और मतलब नेमतें क्या उनके पास होंगी, बल्कि सिर्फ हवा ही वो है, पानी तक वो ख़रीद के पी रहे हैं। अब है ईद का शो, लेकिन रिसेंटली जो कराची में हुआ, पानी के टैंकर जो दौड़ते फिर रहे दंदनाते अफरियत की तरह, पानी में एक बूंद, मतलब कराची में एक बूंद पानी नहीं है, और जिस तरह हमारी एक बहन जो है वो सड़क पर जिस कर्ब की सूरत में वो शहीद हुई है, उसका इंतकाल हुआ है, उसका बच्चा जो है वो लबे सड़क पैदा हुआ, जांकनी का आलम, मौत का ऐसा रक़्स ना मुल्क ने कभी नहीं देखा था। तो ये अलमिया है, ये फ़िक्र है। हम तो इन्हीं चीज़ों में मतलब चूँकि हम दर्द रखते हैं, महसूस करते हैं आवाम का, उनमें रहते हैं, तो हम पर तो एक आलम सोग भी तारी है साथ साथ। और जद्दोजहद किस बात की है हमारी इसी बात की जद्दोजहद है कि भाई बुनियादी हुकूक़ मिल पाएँ आवाम को, ठीक है, और जो तमाम जो वसाइल हैं, जो टैक्सेस हैं, जो आवाम के हैं, वो उनको मिलें वापस, ना कि करप्शन के ज़रिए मुल्क के बाहर चले जाएं। तो यही एक जंग है हमारी जो चल रही है, और हमारी पूरी कोशिश है कि हम उनका दर्द बांट सकें, उनके दुख दर्द में शरीक हों। हमारी ईद जो है ना वो इसी तरह हुई। हम अपनी फैमिलीज़ के पास भी नहीं वक्त गुजार रहे होते इतना जितना हम अपने फ़राइज़ अवाम की तरफ पूरी करते हैं। तो इस ईद पे तो यही रहा। बहुत अच्छी बात। और हाँ, इसी तरह फ़लस्तीन और कश्मीर के जैसा एक गम आपने बताया, वो भी हम पर तारी है। ज़ाहिर सी बात है, हमने देखा कि किस तरह इफ्तार मस्मार हुई भी बिल्डिंगें थी और वहाँ इफ्तार का उन्होंने
दस्तरखान लगाया हुआ था उसके बीच में, उन्हें नहीं पता बीच अफ्तार में ही उन पे वो हो जाए बम। तो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना ही हमारा एक नज़्बुलैन बन चुका है। और चाहे ईद हो, बकरे ईद हो, कोई भी त्यौहार हो, हम अपना बुनियादी फ़रीज़ा नहीं पूछते, क्योंकि हमारे लीडर ने हमें यही सिखाया है। बिल्कुल ऐसा ही है। फ़हीम आपकी तरफ आऊँगी। तो फ़हीम, अब जैसे तो अभी बानी तो अंदर हैं और सिंध में तो हलीम आदिल शेख साहब बड़ों की तरह फरीज़ा अंजाम दे रहे थे, तो ये जो ईद पे ज़ाहिर सी बात है हम गम में भी हैं, सब कुछ है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है ज़िंदगी भी है, चलाना है, 30 रोज़े अल्लाह की तरफ से, फिर एक नेमत है ये ईद। ईद को मनाने के कुछ अपने कवानीन हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रेसिडेंट्स हैं जो सेट है। तो आप लोगों के यहाँ कौन बड़ा है इस वक्त जो ईदी देता है, जिसके पास आप लोग ईद का सलाम करने जाते हैं सबसे पहले? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह सरीना ने कहा कि पूरे रमज़ान हम अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि डेली बेसिस पे इमरान खान दस्तरखान जो अफ्तारी थी वो आम लोगों को करवाई गई, और उसमें इमरान खान के लिए, बुशरा बीबी के लिए, बाकी तमाम असीरान के लिए, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए रोज़ दुआएं होती थी, खुसूसी दुआएं की गई। और इसके बाद आप कह रही है कि ईद किस तरह मनाई, जिस तरह हमने पहले कहा कि ईद तो ज़ाहिर सी बातें मनानी है बड़े तकलीफ़ में। अगर आप कराची की बात करें, कराची में जिस तरह ये डंपर माफिया सरगर्म हुए हैं, कोई ना पूछने वाला है, बेलगाम लावारिस कराची हुआ है, जो इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं, उनको ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं है कि आवाम मर रही है, आवाम को यहाँ पीने का पानी नहीं मिल रहा, जिस वजह से एक्चुअली पहले तो पानी नहीं है, अब जिसके ज़रिए पानी आ रहा था, पानी तो दूर की बात, वो लोगों की जान ले रहा है, वो ख़ुद खून के प्यासे हुए पड़े में। तो ये बड़े मसाइल हैं यहाँ पे। ईद का प्रोग्राम है, क्योंकि हम तो अंदर से जले हुए हैं। अगर आप हमसे पूछेंगी तो हम कराची वाले, हम तो इतने जले हुए हैं कि हमारे यहाँ ना पानी होता है, ना यहाँ पे कोई सेवरेज का निज़ाम है, ना यहाँ पे गैस मिलती है। कहने के तो मेट्रोपॉलिटन सिटी है ये, और जो हाल किया गया, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि गांव देहात में, अगर आप केपी के जाए, गांव देहात में 2 घर पहाड़ के ऊपर होते हैं, उसके लिए पक्की सड़क होती है, उसके लिए पानी की लाइन जाती है, उसके लिए बिजली का निज़ाम होता है। और यहाँ मेरे कराची में मेरे लोगों के साथ क्या जुल्म बर्पा किया गया है। खैर, ईद की जहाँ तक आप बात कर रही हैं, जब ईदी हमने ली तो बचपन में ही ली, वो भी ज़बरदस्ती जा के लोगों से मिल के ईदें ली। कोई हमें तो देता नहीं था, पता नहीं अगर हमारे साथ बच्चियाँ होती थी तो उनको ईदी मिलती थी, पता नहीं, हम तो शायद शुरू से ही सबको चुपते थे, हमें तो कोई ईदी नहीं देता था, ज़बरदस्ती ईदी ली है। और उसके बाद पता ही नहीं चला कब बड़े हो गए। अच्छा, मैं बहुत छोटा ही बड़ा हो गया था। हाँ। बहुत छोटा था पर बड़ा हो गया था, तब से ही मुझे। आप यूँ कहना चाहते हैं कि आप जब छोटे थे तो अचानक ईदियाँ जमा करते करते बड़े आप हो गए, तो ईदियाँ जमा करते करते बड़े तो नहीं हो गए? बस ये था कि मैं अचानक, वो बहुत ही छोटा था, मेरी फैमिली कहती है एकदम बड़ा हो गया, मैं देने वाला बन गया। अब वो मुझसे लेने वाले बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें तो कोई ख़ास ईदी मिली नहीं है, और जितनी मिली या तो हम तो शायद शुरू से ही खान साहब के पैरोकार थे, हमें पता है जो चीज़ ना मिले छीन लिया करो, हमने छीन के तो ईदी ली है। हमारी फैमिली में भी एक दिन मुकर्रर है जिसमें सब जमा होते हैं और छीना झपटी करते हैं, ईदी बड़ों से लेते हैं, छोटों को देते हैं। जी जमाल, कैसा, कौन सबसे पहले कहाँ जाते हैं ईद के लिए? आप लोगों का क्या तरीक़ेकार है पार्टी का? देखिए, जब हम अपना असेंबली मेंबर थे तो यकीनन उस वक्त हम हल्के में एक दिन चूज़ करते थे सबसे ईद मिलने का। ईद के दिन जैसे दोपहर को के 3 घंटे हम हल्के में ही है, अपने ऑफिस में सब लोग वहीं आ जाते थे, मिल लिया करते थे। अब क्योंकि हमारे वो हालात ऐसे गुजरे पिछले 2 साल में कि वो दफातर शफातर हमारे सारे ऑफिस बंद हो गए, और अब फिर लोगों से फिर हम तय कर लेते हैं कि किसी के घर पे एक गेट टुगेदर रखते हैं, तो लोगों से, पब्लिक के, अपने हल्के के लोगों से इस तरह मुलाकात कर लेते हैं। और फिर ईद की शाम अपना वालदा की तरफ, जो बड़ा पुराना सिलसिला है कि सारे भाई बहन वहाँ जमा होते हैं, तो वालदा के पास जाते हैं, वो ईदी भी देती है वालदा, आज भी हमें ईदी मिलती है, और सब एक दूसरे को देते ही हैं। लेकिन वालदा के घर पे पहला दिन सारे मेरी फैमिली जो होती है, और दूसरा दिन जो होता है वो फिर ससुराल के लिए होता है, तो वो दूसरा दिन वहाँ जाते हैं। ससुराल से भी ईदी मिलती है या ससुराल से ही मिलती है, ससुराल को भी देते हैं? आउटलॉज है, उसके बगैर तो गुजारे ही नहीं कि वो वो। अच्छा, ये ससुराइल आप लोगों ने कोई नया लफ्ज़ निकाला? कल फारूक सत्तार साहब भी जो है वो ससुराइल ही बोल रहे थे, इसको कि इजराइल के बाद जो है वो ससुराइल आ गया है प्रोग्राम में, ये रोज यही क्या हो गया भाई? तो फिर तीसरा दिन हमारा, हाँ, ये कौन सी बात है, बुरी बात है? इसको फ़हीम को ये खौफ है कि अगर इसने ये ऑन एयर कह दिया तो फिर ये वाकई बीच में नहीं होगा, फिर वहाँ पे एंट्री बंद हो जाएगी आप लोगों की, मैं बता रही हूँ। हाँ, बस तीसरा दिन जो होता है वो आज फिर अपने सोशलाइजेशन होती है सब दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं।
ठीक हो गया। लेकिन वो ये 2-3 दिन ही होते हैं जिसमें आप अपनी इन-लॉज को भी, अपनी फैमिली को भी, सबको अब एक गेट टुगेदर के जरिए टाइम देते हैं और 3 दिन ठीक को हो गया। रिवाज तो को पूरा बचपन करते की हैं। होती थी। ठीक है। आगर सलाम साहब, आपकी क्या रूटीन होती है? और हाँ, और दूसरा ये कि पहला दिन, दूसरा दिन क्या रूटीन रही और आज तीसरा दिन भी क्या क्या, क्योंकि अब तो ईद खत्म हो गया, आज हम तीसरे दिन बैठे हुए हैं, 8 बज रहे हैं, तो आप लोग के दिन गुजर गए ट्रेडिशनली पूरे हैं। पहला दिन ईद का तो सब फैमिली के साथ ही ठीक। करते हैं, तो हम भी कोशिश यही करते हैं कि फैमिली के साथ माशाल्लाह हमारे दूसरे लोग खुश नसीब हैं जिनके वालिदैन हयात हैं, अल्लाह उनको और ज़िंदगी दे। जिनके नहीं है तो हम बहन भाई इकट्ठे होते हैं आपस में, और हम या तो बड़े भाई के पास कभी रखते हैं या मेरे पास रख लेते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। दूसरा दिन जो है जी वो हम फिर कोशिश करते हैं कि हमारे आपस में ही, जैसे दोस्त हैं, लीडरान हैं, हलीम भाई हो गए या दूसरे सीनियर जो लोग हैं, उनके पास जाएं, उनसे ईद मिलें। और तो हलीम भाई ने किस किस को ईदी दी? क्योंकि अभी तो बड़े वो हैं यहाँ के आप लोगों के हैं। हाँ, हलीम भाई ने खाना वाना अच्छा खिलाया जी। वो ईदी नहीं मिली यानी। अच्छा, और जब खान साहब थे वजीर आज़म तब आप लोग को ईदी मिली थी? तब देते थे खान साहब, देते थे ईदी? देखिए वो ईदी मिलना और ईदी देना वो बस हाँ। बच्चों का शौक होता है। अब जाहिर हम उस उम्र से गुजर चुके हैं, हाँ। तो अब हम लेने वाली पोजीशन में नहीं है, देने वाली पोजीशन में। वो पहले तो 10 रुपए चल जाते थे, वो कड़क कड़क नोट। आजकल तो वो बच्चे 10 रुपए तो वो तो पहचानते भी नहीं। मार आज के फकीर दौर भी के कौन बच्चे सा तो नोट उसको है? पहचानते आजकल भी नहीं। हाँ। एक तो वो हमारा बैगर्स का इतना इशू हुआ हुआ है, मांगने वालों का, वो भी 10 रुपए नहीं लेते हैं, बोलते हैं भाई इतनी ये क्या हो गया, 10 रुपए दे रहे हो, है ये ना? जमाना है 10 रुपए देने का। अभी हलीम भाई ने भी अच्छा सिलसिला, जो हमारा वेलफेयर का जो एक पूरा सिस्टम था और ऑर्गेनाइज, मतलब एक ऑर्गेनाइज तरीके से सिंध भर में चलाया था। हाँ जी, माशाल्लाह इस दफ़ा जो है वो सबका फोकस जो है वो रहा है। तो तंजीमी तौर पर भी हमने यही कोशिश की कि ईदियाँ भी बटें, लोगों के मतलब साथ दें हम इस मौके पर भी, क्योंकि रमज़ान का वैसे ही बाबरकत महीना जी। होता है। कोशिश हम यही करें कि जी इस महीने में जितना भी इंसान वेलफेयर का अच्छा काम कर सके, ज़कात का कर सके, दूसरे अच्छे जो चीज़ें हैं वो अगर फैलाएं। इस बाबरकत महीने में की जाएं, क्योंकि लोग सारा साल इंतज़ार करते हैं कि जी रमज़ान का महीना आएगा तो इंशाल्लाह उसमें हम अच्छी चीज़ें करेंगे। तो यही जी सिलसिला है। और वो आपने शुरुआत में कहा था ना, दूसरों का हक होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आप सारे मेहमानों का कि आप ईद वाले दिन हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे प्रोग्राम में आए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल ऑफ़ यू। और अब चूँकि टाइम ख़त्म हो गया है प्रोग्राम का, तो आप सब लोगों की मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे साथ अदीब वसानी सिंह का और रिजवान अहमद कीबोर्ड आर्टिस्ट मौजूद हैं जी, और उन्हीं के सॉन्ग के साथ इस प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे कि ज़िंदगी रही तो करे प्रताप, फिर आपसे मुलाकात होगी। और ये सॉन्ग मैं इमरान खान साहब के हवाले से आपको ये सुना रहा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा इसमें अल्फाजात। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। दिल कहीं फिर सुकून न पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, तुमको एक शख्स